ठीक है। दूसरी बात कि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। वृत्ताकार पथ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस हुआ, इसके चारों तरफ इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमते रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में घूम रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी वृत्ताकार पथ को क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट यानी कि कक्षा। इसी वृत्ताकार पथ को किसी भी, ये भी वृत्ताकार 1 2 3 कक्षा है। ये जो वृत्ताकार पथ है ना, इसी को क्या बोल दिया गया, कक्षा, यानी कि ऑर्बिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि अब पहला ऑर्बिट है या दूसरा ऑर्बिट है या तीसरा ऑर्बिट है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। क्लियर कंसेप्ट। दूसरा स्टेटमेंट उनका था, तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से समझना। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस कक्षा में घूम रहा होगा ना, उस टाइम उसका एनर्जी, उसका वेलोसिटी निश्चित होगा। यानी कि इसको और अच्छा से यदि हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में, या वृत्ताकार पथ माने कि कक्षा, जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसका ऊर्जा तथा वेग यानी कि वेलोसिटी, स्पीड, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, उसका एनर्जी एंड वेलोसिटी दोनों निश्चित होगी। यानी कि और अच्छा से कहना चाहें हम तो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूमता है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट कहने की अलग अलग ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस ऑर्बिट का एनर्जी, इस ऑर्बिट का उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस हिसाब से, अलग होगा। सेकंड के लिए अलग होगा, थर्ड के लिए अलग होगा। खास बात यह है कि जिस ऑर्बिट का हम फाइंड आउट करेंगे, जिस ऑर्बिट के लिए हम निकालेंगे, उसका निश्चित होगा। बस यह है तो है, जिस आइटम की होगी। ठीक है, आगे हम इसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, रेडियस को निकालने के लिए, फिर से वेलोसिटी निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए, तो वहाँ पे और अच्छा से बात होगी। पहले आप इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा, उस वृत्ताकार पथ का, उस ऑर्बिट का एनर्जी, वेलोसिटी फिक्स होगी, यानी कि निश्चित होगा। क्लियर। यह तीसरा पॉइंट था। यहाँ तक में कोई परेशानी किसी को? इसको लिखना चाहते हैं जल्दी से नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आप इसको लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मिटा दें, हाँ मिटाते हैं। देखिए अगला कितना नंबर होगा? नंबर 4 होगा ना। नंबर 4 भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई भी चीज़ मान लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, मोमेंट का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, कुछ संवेग होगा। तो उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए नंबर 4 में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, नंबर 4, इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में घूमेगा, उसी वृत्ताकार पथ में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग, समझना ध्यान से, जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जिसका कोणीय संवेग h/2 के, h/2 पूर्णांक के गुणन होगा, गुणन
होगा, इसके मल्टीपल होगा h/2 के एंगुलर मोमेंटम। उसी वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 के पूर्णांक के गुणन होगा। अब यहाँ पे पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर के गुणन होगा। अब इस बात को समझना ध्यान से। यहाँ पे टर्म आया एंगुलर मोमेंटम, तो समझो बात को। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम को हम हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का सिंबल होता है L। बड़ा L लिखो या छोटा L लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, L। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि L = इसके पूर्णांक के गुणन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी एंगुलर मोमेंटम को निकालते हो तो वह NH/2 के बराबर होगा। NH/2। n क्या है, n मतलब कि मल्टीपल है, कोई इंटीजर है। यानी कि या तो n = आपका कोई इंटीजर है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण, ठीक है। यानी कि n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ... कभी भी n = 2.5 नहीं होगा, कभी भी n = 3.5 नहीं होगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम, जिस एंगुलर मोमेंटम से वो रिवॉल्व होगा, यानी कि सिंपली हम कहना चाहें तो या तो h/2 होगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, या तो 2h/2 होगा, या तो 3h/2 होगा। कभी भी 2.5 × h/2 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सिंपली इसी को हम क्या लिख दिए, L = NH/2। तो सिंपली लिख दो यहाँ पे कि L = NH/2। क्लियर, डेट आर कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब समझो ध्यान से, हम यहाँ, ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया ना, हम यहाँ पे बात को समझना, हम यहाँ पे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं ना, तो हम इसी चीज़ को लिख देते हैं जो आपका L है, L = NH/2। इसी चीज़ को हम लिख देते हैं जो आपका L एंगुलर मोमेंटम, तो भाई और ऑर्बिट के लिए निकालते हैं, तो इसी L को हम लिख देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में इसको हम बोलेंगे मोमेंटम, हिंदी में इसको बोलेंगे कक्षक कोणीय संवेग, क्योंकि कक्षा के लिए निकाल रहे हैं ना, तो कक्षक कोणीय संवेग। अब समझो, फिक्स में आप लोग पढ़े होइएगा कोणीय संवेग = क्या होता है, तो कोणीय संवेग = होता है mvr। कहाँ लिखे हैं, एक काम करते हैं यहीं पर लेते हैं। कोणीय संवेग यानी कि L = होता है mvr। ठीक है, यदि हम कोणीय संवेग का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एक हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया, mvr = NH/2। क्लियर, mvr क्या है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सिंपली इसको बोल सकते हो NH/2। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है mvr nh, सब क्या है, तो n का मतलब तो आप समझ रहे हो, इंटीजर होगा, 1 2 3 जो भी जिस ऑर्बिट के लिए बात होगी। पाई का मतलब आप समझ रहे होगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे m का मतलब क्या, v का मतलब क्या, r का मतलब क्या और h का मतलब क्या, तो इस बात को समझना। m = यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अगला आपका है v = डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी। ठीक है, r क्या है डियर स्टूडेंट, तो r = इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। हाँ ठीक है, r = क्या, इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या, बिल्कुल नहीं, ऑर्बिट की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, रेडियस इसको हम बोलते हैं। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना। कोई परेशानी किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, h भी तो एक बचा हुआ है ना, h क्या है, तो देखो h = होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स नियतांक।
प्लैंक्स कांस्टेंट, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, प्लांक का नियतांक। ठीक है, अब देखो हर कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, h का भी वैल्यू होता है, तो ध्यान दो h का जो वैल्यू होता है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको ध्यान रखना, आगे यदि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे इसका यूज आएगा। क्लियर कंसेप्ट। यह बोर्स एटॉमिक मॉडल का चौथा स्टेटमेंट था। इसको लिखिए, फिर हम 5वें में चलते हैं। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। चलो, आई होप आप लिख लिए हो, मिटाते हैं। 5वां जो स्टेटमेंट था इनका, उसको समझते हैं। ये सिंपल है, इसको ध्यान रखना है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा ऑर्बिट का, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, वह NH/2 पाई के बराबर होगा, जहाँ पे n = इंटीजर है। ठीक है, n = 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उनका स्टेटमेंट था नंबर 5। ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं अभी इसमें क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी डिस्कस किया था ना, कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे घूमता है, जिस वृत्ताकार पथ पे घूमता है, उसको आप कक्षा बोल दो। यहाँ पर ये सवाल रहा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिस खास कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमते वक्त ना तो वह एनर्जी को गेन करेगा, ना ही वह एनर्जी को निष्कासित करेगा। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन वह घूम रहा है, घूमते वक्त ना तो वह एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही वह एनर्जी को गेन करेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिखिएगा नंबर 5 में। इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमता है तो वह उस वक्त न तो ऊर्जा का ग्रहण करता है, न तो ऊर्जा का ग्रहण करता है, और न ही ऊर्जा का निष्कासन करता है, और न ही ऊर्जा का निष्कासन यानी कि लॉस, ग्रहण करना यानी कि एक्सेप्ट, गैन इंग्लिश में कहेंगे इसको। न ही ऊर्जा का निष्कासन ग्रहण करता है और न ही ऊर्जा का निष्कासन करता है। अर्थात वही बात लिख दो यहाँ पे, अर्थात क्या, कि जो आपका एनर्जी होगा ऑर्बिट, अर्थात ऑर्बिट का जो ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑर्बिट का जो ऊर्जा होगा वह कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। वही वाली बात हो गई, फिक्स्ड होगा, कोई दिक्कत, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और उस तरह के ऑर्बिट को ध्यान दो, समझना बात को, उस तरह के ऑर्बिट को ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमेगा तो उस वक्त ना वो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को वह निष्कासित करता है। यहाँ पे टर्म, हालांकि खैर इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो क्या पहले सुन लो, क्या जो हम लिख रहे हैं उसको समझते चलो। यहाँ पे जो लिखे हैं ना, बाद में हम भी बोलने वाले हैं कि ऊर्जा को ग्रहण भी करेगा और ऊर्जा को निष्कासन भी करेगा। बात में रहो ना, तब कहोगे सर अभी आप लिखे थे ये वाला बात, ठीक है, तो खैर वहाँ बताएंगे, वही चीज़ हम बोलने वाले थे। चलो खैर कोई बात नहीं, पहले समझ जो हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमता है तो वह उस वक्त ना तो ऊर्जा का ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा का निष्कासन करता है। क्लियर। अर्थात ऑर्बिट का ऊर्जा कैसा होता है, अर्थात ऑर्बिट का ऊर्जा फिक्स्ड होगा। ऑर्बिट का ऊर्जा फिक्स्ड होगा। उस तरह के ऑर्बिट को ध्यान दो, उस तरह के कक्षा को, उस तरह के सेल को, ऑर्बिट यानी कि सेल, उस तरह के सेल को बोर्स ने नाम दिया स्टेशनरी एनर्जी सेल। क्या नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी सेल, या सिंपली लिखो इसको स्टेशनरी सेल, बात एक ही है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास n फर्स्ट, उन्होंने अपने एक अब स्टेशनरी एनर्जी सेल का मतलब एक स्टैंडर्ड नेम, जैसे कि n फर्स्ट को उसने बोल दिया कि यह K सेल है,
n इज इक्वल टू 2 के लिए m l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, एज वेल एज ऐसा ही। तो बस एक नामांकन अलग से कर दी उन्होंने, उसी को बोल दिया गया एक स्टेशनरी एनर्जी सेल। क्लियर कंसेप्ट? यह इनका 5वां स्टेटमेंट था। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? फिर से समझ लो क्या इसमें कहना चाहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, वृत्ताकार पथ में घूमेगा, उस वक्त ना तो वह ऊर्जा का ग्रहण करेगा और ना ही वह ऊर्जा का निष्कासन करेगा। क्लियर? 5वीं बात हो गई। 6ठा स्टेटमेंट उनका एक और था, जो कि है ऊर्जा का वह ग्रहण कर भी सकता है और ऊर्जा का निष्कासन भी कर सकता है। 6ठा स्टेटमेंट इसका यह है। लेकिन 6ठा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें कैलकुलेट करके रेडियस निकाला गया, एनर्जी निकाला गया, वेलोसिटी निकाला गया। तो इस तीनों को पढ़ने के बाद तब हम 6ठा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब ताकि आपको और अच्छा से क्लियर होगा कि नहीं जो हम यह वाला बात और जो आगे बोलने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, चलिए इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आप लिख लिए हो। मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको हम बता दें कि जो आपका हाइड्रोजन आइटम, जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल है, वह हाइड्रोजन आइटम के लिए आया है और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आया है। बस इसी बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन आइटम का मतलब क्या होता है, तो देखिए समझिए बात को। यहाँ पे एक स्टार देकर लिख लीजिएगा पॉइंट। हालांकि अभी 6ठा स्टेटमेंट बोर्ड्स का अभी नहीं, कुछ बताने वाले हैं हम, उसके बाद 6ठे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि 6ठा स्टेटमेंट में क्या अलग है इससे। ठीक है, चलिए पॉइंट देकर लिखना क्या, कि हाइड्रोजन आइटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बस नंबर 1, नंबर ए रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियम लिखा गया ना, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, नंबर बी वेलोसिटी यानी कि वेग। हालांकि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा और लंबा लेक्चर हो जाएगा। हम सीधे आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ बताएंगे, उसी को याद रखना होगा आपको। एग्जाम में सवाल डेरिवेशन नहीं पूछता है, सीधे फार्मूला पूछता है, वहीं से सवाल आपसे बनता है। नंबर सी एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। रेडियस का आपको पता है कि सिंबल क्या होता है आर, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है बी, और एनर्जी का सिंबल क्या होता है ए। हाइड्रोजन आइटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो हमारे पास रेडियस निकालने का जो फार्मूला आता है, वह आता है R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बट्टा z एंगस्ट्रॉन। इसी को कई बार बुक में क्या लिखा हुआ मिलता है, 0.529 के बदले में कई बार 0.529 लगभग 0.53 के आसपास भी लेकर हम जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्लियर, 0.529 को तो 0.53 तो लिख ही सकते हो ना, एंगस्ट्रॉन। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो ध्यान दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10/6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप कहोगे सर z क्या है, n क्या है, तभी हम बता रहे हैं, पहले समझते चलो बात को। क्लियर, आगे आया हमारे पास एनर्जी। एनर्जी के लिए ड्यूरेशन जो फार्मूला हमारे पास निकल के आया और -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बट्टा, ऐसे लिख लो इसको, इंटू n तो हो गया, हाँ ठीक है, जेड स्क्वायर बट्टा n
वोल्ट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे Z क्या है और N क्या है, क्या है यहाँ पे Z क्या है और N क्या है। एक काम करो 13.6 इंटू Z अपॉन N और N स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो। ध्यान दो इलेक्ट्रोवोल्ट में आया, और आपको पता है एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखो या जूल में लिखो, कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1000 से गुना कर दो तो किलो जूल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब ये समझ रहे हो ना कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, हाइड्रोजन एटम का है तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे जो n है ना इस सभी के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इस सभी के लिए जो आपका n है वह n है क्या, n है आपका कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। हालांकि यहाँ पे भी Rn लिख सकते हो, Rn का मतलब कि जिस कक्षा के लिए कहेगा, Vn भी लिख सकते हो जिस कक्षा के लिए आपसे निकालने के लिए कहेगा, En भी ले सकते हो जिस कक्षा के लिए आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो n इज इक्वल टू कक्षा की संख्या, ठीक है। Z क्या है आपका, तो Z है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि डियर स्टूडेंट्स परमाणु संख्या। क्लियर। अब समझो ध्यान से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 Z1। अब आपसे कहें हम कि हीलियम प्लस, हीलियम प्लस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, हीलियम पे प्लस आ गया ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन 1। आपसे कहें हम लिथियम प्लस प्लस यानी कि 2 प्लस, तो लिथियम 2 प्लस जैसे हम कहें तो आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, तो यह तो हाइड्रोजन एटम हो गया। हीलियम प्लस को, लिथियम 2 प्लस को एक और ले लेते हैं, मानो हमारे पास बेरिलियम 3 प्लस, तो एटॉमिक नंबर तो 4 हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1 हुआ। तो बेरिलियम, इस सभी को डियर स्टूडेंट्स हम कह देंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका मतलब क्या, लाइक मतलब जैसा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जैसे, हाइड्रोजन के जैसे वाला स्पीसीज, ठीक है। तो आप बात को समझ गए होंगे। चलिए इसको लिखिए, इस फार्मूले को, फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। पॉज कीजिए। चलिए तो हम लोग ये डिस्कस किए थे ना, फार्मूला हमारा फाइनली आया था, रेडियस निकालना हो तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉन, वेलोसिटी निकालना हो तो 2.18 इंटू 10/6 जेड बटा मीटर पर सेकेंड, और ई एनर्जी निकालना हो तो 13.16 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो वापस उसका सुधार कर लेना, यहाँ पे जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रोवोल्ट को आप तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻19 किलो जूल, सिर्फ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, कन्वर्ट जूल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन कहते हैं, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेडियस, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए, मान लो हाइड्रोजन आइटम के लिए, हाइड्रोजन आइटम के लिए पहला, फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड कक्षा के लिए, थर्ड कक्षा के लिए त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। क्लियर। आइए देखते हैं, त्रिज्या निकालना है तो R इज इक्वल टू 0.529, इसको आप 0.53 तो लगभग लिख ही सकते हो ना,
लगभग तो आप लिख सकते हो 0.53, कोई दिक्कत? चलो, तो 0.53 इंटू n² बटा जेड एंगस्ट्रॉन। जरा सोचो कि हाइड्रोजन आइटम है, तो हाइड्रोजन आइटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन और तीसरा ऑर्बिट तक के लिए बोल रहा है हमारे पास। तो एक काम करो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो। जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो Rn n है ना यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू क्या है आपका ऑर्बिट, यानी कि n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो R1 इज इक्वल टू पहला ऑर्बिट के लिए 0.53 इंटू n² बटा जेड एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को भी सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली इसका रेडियस एंगस्ट्रॉन में ही मेंशन किया जाता है। तो क्या हो गया 0.53 इंटू n², पहला का ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का स्क्वायर, जेड का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? उसी तरह से आपसे कहें हम कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालिए। क्लियर? जैसे आपसे कहा जाए कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो n का वैल्यू 2 रख दो, तो R2 इज इक्वल टू 0.523 इंटू n², n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बट्टा जेड तो 1 ही है ना, इतना एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.53 इज इक्वल टू 4। जितना कैलकुलेट कीजिएगा उतना आंसर एंगस्ट्रॉन में। वैसे ही आपसे कहें कि थर्ड ऑर्बिट के लिए। क्लियर? तो जैसे आपसे कहा जाए कि थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालिए तो n इज इक्वल टू थर्ड, ठीक है, और R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू n² यानी कि 3 का स्क्वायर और बटा 1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.53 इंटू 9, जितना कैलकुलेट कीजिएगा उतना एंगस्ट्रॉन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मान लो आपसे कहें, मैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए कहे हैं, आपसे कहें हम कि आप हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए दूसरे कक्षा का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरे कक्षा का त्रिज्या ज्ञात करें। सिंपल है। तो हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 1 है, एटॉमिक नंबर पूछा जाता है 2 ही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए कहा है दूसरी कक्षा के लिए, तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो आप R2 दूसरी कक्षा के लिए R2 निकालो हीलियम के लिए 0.53 इंटू और n² बट्टा जेड है, तो n² बट्टा जेड और एंगस्ट्रॉन, तो 0.53 इंटू n², तो दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर। अब देखो जेड का वैल्यू 2 है ना, तो बट्टा में 2 और एंगस्ट्रॉन, तो 0.53 इंटू 4/2, तो 2 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.53 इंटू 2 एंगस्ट्रॉन। जो भी अपना कैलकुलेट करो, जो आएगा वो एंगस्ट्रॉन हो गया। तो जिस स्पीसीज के लिए कहेगा ध्यान दो, खास कर वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। ठीक है। उसी तरह से आपसे कहेगा कि वेलोसिटी निकालिए। सिंपली मान लो आपसे कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम, चलो लेकर चलते हैं, हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करते हैं मुख्य रूप से। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी ज्ञात करें, वेलोसिटी ज्ञात करें। तो देखो Vn इज इक्वल टू, यानी कि पहला है तो V1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10/6 इंटू 10/6 जेड बट्टा एन, जेड बट्टा एन। तो हाइड्रोजन एटम है, जेड इज इक्वल टू 1, तो ऊपर में लिखो 1, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कह रहा है तो 1 ही लिख दो, मीटर पर सेकेंड। तो आप वही चीज़ आ जाएगा 2.18 इंटू 10/6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप हाइड्रोजन एटम का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य इम्पोर्टेंट है, वह है आपको एनर्जी की बात। तो आप इसको लिखिए, फिर हम एनर्जी की चर्चा करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलो, आई होप आप इसको लिख लियो। मिटाते हैं, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। देखिए सिंपल है। अब हम एनर्जी निकालने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, और वहाँ से आपका छठा स्टेटमेंट हम समझाएंगे।
जो बोले हैं कि चलो तो इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हो हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। ठीक है, कई बार 529 लिखा हुआ मिले, 53 लिखा हुआ मिले, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चलता है। कई बार तो किसी बुक में देखोगे तो 52 ही दिया हुआ है, तो तभी दिक्कत नहीं। ठीक है, बस फार्मूला को यदि आपको याद है तो फिर दुनिया का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। एनर्जी यानी कि ऊर्जा किसके लिए? तो फॉर हाइड्रोजन आइटम, फॉर हाइड्रोजन आइटम। समझो बात को। यदि हम कहते हैं हाइड्रोजन आइटम का फर्स्ट कक्षा के लिए, फर्स्ट सेल, पहली ऑर्बिट, फर्स्ट कक्षा के लिए आप निकालिए। जैसे आपसे कहा जाए कि फर्स्ट सेल, तो n = 1 और हाइड्रोजन आइटम है तो Z = तो 1 होगा ही। Z क्या है? Z क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। चलिए, तो फर्स्ट सेल है, Z = 1 हो गया। फर्स्ट सेल है, n = 1 हो गया, Z तो 1 है ही। निकालिए आपका एनर्जी, तो E1 = यही फार्मूला होता है ना, -13.6 लिखिए, -13.6 इंटू Z का स्क्वायर। तो Z क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बट्टा n का स्क्वायर। तो n क्या है आपका? n भी आपका 1 है, इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपका E1 निकल के आ गया वो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर? उसी तरह जरा इसका आप E2 निकालिए। सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड सेल के लिए निकालिए। तो सेकेंड सेल के लिए जैसे आप निकालिएगा तो Z तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो n = क्या हो जाएगा? सेकेंड सेल है तो n = आपका 2 हो जाएगा। देखो, अब क्या करना है, ध्यान से समझना बात को। n = हमारे पास क्या है? आपका 2 है। ठीक है, अब n = 2 है, E2 निकाल दीजिए फर्स्ट क्लास, -13.6 इंटू और n = 2, तो क्या है आपका? Z स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर बट्टा n2 है तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि -13.6 बट्टा 4 हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट, -13.4 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, अब आपसे कहें हम कि थर्ड सेल के लिए निकालिए। थर्ड सेल के लिए निकालिए, तो थर्ड सेल यानी कि Z = 1 और n = कितना हो गया? थर्ड। जैसे आप थर्ड सेल के लिए निकालिएगा तो E3 निकलेगा, और E3 = -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, और तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि -13.6 बट्टा 9, और इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 39, यानी कि -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसी प्रकार से आपसे कहें हम कि फोर्थ सेल के लिए निकालो, तो क्या हो जाएगा? E4 निकाल लो। E4 = -13.6 इंटू Z का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, फोर्थ है तो यानी कि 16, यानी कि ये जैसे डिवाइड करोगे तो आएगा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। निकाल लेना, यही आएगा। ठीक है, अब समझिए बात को। अब हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम ऐसे, ठीक है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब समझो बात को। या मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है। यह फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा, मान लो कि वह आपका E1, इसका E2, इसका E3, इसका E4। मान लीजिए कि आपका बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की पहली सेल की, ध्यान से समझना,
हाइड्रोजन आइटम की पहली सेल का यानी कि E1 कितना है -13.6, यानी कि E1 इसका कितना -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। E2 कितना सेकेंड के लिए देखो -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। थर्ड के लिए चेक करो -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। और फोर्थ के लिए चेक कर लो -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। वैसे ही आप सेल बढ़ाते जाओगे, मान लो कि E=5 6, तो बहुत सारा है ना, इनफाइनाइट है ना, क्या है आपका इनफाइनाइट है। मान लो हमारे पास n=इनफाइनाइट आ जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगा E=n=इनफाइनाइट यानी कि Z²/13.6 और इनफाइनाइट कर दो यानी कि 0। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 0। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ध्यान रखना एनर्जी को जब जैसे इन्फिनिटी लो तो एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 13.6 पहला के लिए, दूसरा के लिए इतने के लिए क्लियर। अब बात को समझो, जो छठा स्टेटमेंट है किसका रदरफोर्ड का, उसने क्या बोला। अब यहाँ पे छठा स्टेटमेंट आ रहा है, समझो। छठा लिखने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास 13.6 है, 3.4 है। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो इस 13.6 में कितना एनर्जी देंगे कि यह बाहर निकल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। मान लो इसमें इसका एनर्जी है 13.6, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें कितना एनर्जी दें 13.6 में कितना एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और ऊपर चला जाए। तो समझो बात को, यदि हम इसमें 9.2 देते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि हम कहीं से 13.6 में है हमारे पास, इसमें यदि 10.2 इसको दे दें तो इसको निकालोगे तो -33.4 आएगा, यानी कि एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे सेल में। यही बात छठा स्टेटमेंट में बोस साहब ने बोला है। क्या बोला बोस में छठा स्टेटमेंट, समझो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को, एनर्जी को ग्रहण तथा निष्कासित दोनों कर सकता है। ग्रहण तथा निष्कासित दोनों कर सकता है। छठा स्टेटमेंट इसका यही है। कैसे? यदि मान लो स्टार नंबर इसमें, यदि एनर्जी को ग्रहण करेगा, एनर्जी को यदि ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो इसको, यदि एनर्जी को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजना, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा और आगे वाले सेल में चला जाएगा, उसके आगे वाले में। यदि एनर्जी को वह लॉस कर रहा है, यदि मान लो यदि वह एनर्जी को लॉस कर रहा है, एनर्जी को निष्कासित कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉन पीछे चला आएगा, यानी कि बैक वाले, पीछे वाले सेल में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलेंगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन, यानी कि वितेजित अवस्था। तो समझो बात को, यहाँ पे जो एनर्जी को ग्रहण करना हुआ, एनर्जी का निष्कासन करना हुआ, यह एक निश्चित अमाउंट में करेगा, निश्चित मात्रा में। ऐसा क्यों? इसके पहले वाले जो नंबर 5 में जो हम आपको स्टेटमेंट लिखे थे, जो बोस साहब ने दिया था, वही चीज़ हम लिखे थे। क्या कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वह तो एनर्जी को ना ही वह लॉस करता है और ना ही वह
ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हम कि एनर्जी को वो ग्रहण भी करता है, निष्कासित भी करता है, लेकिन कब, किस टाइम और कितना, तो एक निश्चित मात्रा में, कुछ भी नहीं। मान लो यार इसमें घूम रहा है, आप इसमें दो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दो, 3 दो, 4 दो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, घूमेगा, ग्रहण ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जैसे तुम इसको 9.2 तक दो तभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट जैसे आप इसको एनर्जी देते हो तो 3.4 वाले एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे 3.4 वाले में माइनस करोगे तो आ जाएगा, जैसे 3.4 वाले में कन्वर्ट होगा तो सीधे या जंप करके सेकंड वाले में चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यानी कि मान लो कि हमारे पास कहाँ लिखा है, चलो उसको मिटाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ध्यान दो। मान लेते हैं कि हमारे पास या कोई E1 है, पहली एनर्जी की कक्षा है, इसमें कुछ एनर्जी हम दिए, डेल्टा ई मान लो हम दे दिए, कुछ एनर्जी इसको दिए E1 में। जैसे एनर्जी दिया, और ध्यान दो वह एनर्जी हम उसी हिसाब से देंगे, एक निश्चित मात्रा में देंगे ताकि वो आगे वाले सेल से इससे मैच करे। तो जैसे देंगे तो यह आगे वाले में चला जाएगा, E2 में चला जाएगा। हो सकता है यह E2 E3 भी हो, E2 E4 भी हो, यानी कि यहाँ पे E2 का मतलब सेकेंड सेल नहीं, यहाँ पे E2 का मतलब कि हाइयर एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, समझना बात को। यदि मान लो कि यही E1 है, चलो लिख ही देते हैं अलग अलग करके, E2 मान लो कि चलो E1 है, मान लो यहाँ पे डेल्टा E हम लिख दें, कुछ और एनर्जी दें, कुछ ऐसा हिसाब से, तो यहाँ E2 में ना जाकर E3 वाले में चला जाएगा, इसमें और एनर्जी दें मान लो कुछ हिसाब से तो E4 में चला जाएगा। तो एनर्जी उतना ही गेन करेगा एक निश्चित मात्रा में, जिससे कि वह आगे वाले सेल्स के एनर्जी से क्या करे, मैच करे, और उस हिसाब से वह जंप कर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई परेशानी? हाँ, सवाल है कि लॉस कैसे करेगा, तो समझो बात को, बात तो समझना। यह 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, यह 10.2 गेन किया है, तो गेन करके यह ध्यान दो, यह 3.4 को क्या किया है, ग्रहण किया है ना, तब ना इसमें जंप किया है। यह 3.4 लॉस करेगा उतना ही एनर्जी को, मतलब 3.4 है E2 में, यह जब तक 10.2 को लॉस नहीं करेगा तब तक वह नीचे वाले में बैक नहीं होगा, तब ना -13.6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ लो क्या कहना चाहते हैं? तो यह बैक होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, एनर्जी का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का डाउन होना, बैक होना, और एनर्जी का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का जंप करना, यह एक निश्चित मात्रा ऑफ एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सिंपली डेल्टा ई आप निकाल सकते हो यहाँ से, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। कितना एनर्जी चाहिए आप यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। इसी को कई बार बुक में लिखा हुआ है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हाई माइनस ई लो, मतलब कि हायर एनर्जी वाला, हायर ऑर्बिट वाला एनर्जी और माइनस लो वाला एनर्जी, दोनों को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि वो कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यही है आपका छठा स्टेटमेंट। इसमें कोई देखिए, इसको फिर से बैक करके जाकर फिर से देखो इसको, यदि कोई परेशानी हो तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से ऐड होकर सवाल पूछिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।